हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस पे हम जो है आज पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। पहले हम पार्ट में पढ़ चुके हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, तो आप यदि वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप अपने अंदर कितना सुधार ला रहे हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलना बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। क्या लिख रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या सब कुछ सोचने के बाद आप लिखते हैं, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलते हैं हम लोग आज बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका क्या काम होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं आगे क्यों। जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ चुका है बंगाल के गवर्नर के बारे में, उसी तरह आप देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कीजिएगा तो पहला बंगाल के गवर्नर जनरल जो होते हैं वारेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग होते हैं और 1774 से लेकर 1785 तक रहते हैं। जब 1774 से 1785 तक रहेंगे तो उस दौरान जो है बहुत सारे कार्य करते हैं ये, जिसमें से देखिएगा ये पहला काम जो होता है इसी के टाइम में आंग्ल मराठा युद्ध होता है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1775 से 1782 के बीच होता है, जो कि वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही होता है। 82 के टाइम 1775 से 1782 के बीच होता है। और वही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1780 से लेकर के 1784 के बीच होता है। उसी तरह देखिएगा इसके टाइम में एक बहुत बड़ा काम हुआ था जो मुस्लिमों के लिए था। जैसे 1781 में मुस्लिमों के शिक्षा के मदरसा की स्थापना, शिक्षा के लिए क्या करता है बंगाल में जो है मदरसा का स्थापना करता है। कहाँ पे? बंगाल में जो है मदरसा का स्थापना करता है। उसी तरह देखिएगा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना करता है। कौन करता है? वे वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही होता है। चलते हैं और क्या ये काम के वारेन हेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हिंदू कोड व मुस्लिम कोड को पृथककरण करते हैं, अलग अलग करते हैं। हिंदू कोड का अलग करते हैं और मुस्लिम कोड को अलग करते हैं। ये कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग ही करते हैं। बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाता है। ये क्या करता है? बंगाल की राजधानी को कहाँ बनाता है? ये कलकत्ता बनाते हैं। कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग ही करते हैं। इन्होंने मुद्रण टकसाल मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित करी। जो मुद्रण यानी पैसा छापने वाला जो जहाँ से डाला जाता पैसा को, वहाँ से क्या करें, मुर्शिदाबाद पहले था, मुर्शिदाबाद से चेंज करके कहाँ ले आया? कलकत्ता ले आता है। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के टाइम में ये सब होता है। तो आज जो हम लोग फिर से हम चलते हैं और वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। कॉर्नवालिस का क्या काम था और कॉर्नवालिस क्या क्या किए थे। तो कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने क्या किया था, इनको देखिएगा, इन्होंने भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। उसी तरह देखिएगा भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जिस तरह पुलिस सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया था, उसी तरह सिविल सेवा के भी क्या जनक कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा गया। भारत में अस्थायी बंदोबस्त लाता है। भारत में क्या करता है? अस्थायी बंदोबस्त को लागू करता है। लागू कब करता है? 22 मार्च 1793। इस अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है भारतीय जमींदार जो है इसको टैक्स देते हैं, भू राजस्व देते हैं। ठीक, भारतीय किसानों के ऊपर लगाया जाता है ज़्यादातर ये। ठीक, यदि ये अस्थायी बंदोबस्त डिटेल पढ़ना है, आप जाके वीडियो के इस चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये कौन लाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लाते हैं। और इन्होंने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता भी लाता है। क्या करता है? 1793 से में लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने क्या किया, टू द पॉइंट हमने इसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक, चलते हैं अगले में क्या करता है और कॉर्नवालिस, इसके बारे में जानते हैं। भारत में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत अपनाता है। भारत में क्या करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस? शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में दास प्रथा पर रोक लगाया जाता है। क्या किया जाता है? दास प्रथा पर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लगाया जाता है रोक। सूर्यास्त के नियम को अपनाया जाता है और इसके तहत क्या किया जाता है? जमींदार से एक निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक भू राजस्व जमा करने को कहा जाता है। क्या करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस? क्या करता है? एक सूर्यास्त का नियम लाता है और वो जो है भारत के और बंगाल के ज़मींदारों के ऊपर लाया जाता है। बंगाल के ज़मींदार के ऊपर लाता है और कहता है कि उसको एक डेट देता है और उस डेट के अंतर्गत ही क्या करेगा वो भू राजस्व जो है भारतीय ज़मींदार जो होंगे या बंगाल के ज़मींदार जो होंगे वो क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वादा करते हैं।
चलते हैं अगले और कौन आते हैं। उसके बाद देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आता है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर आते हैं और 1793 से लेकर के 1798 तक रहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से रहते थे? 1785 से लेकर के 1786 से लेकर 1793 तक थे। उसी तरह सर जॉन शोर आते हैं 1793 से लेकर के 1798 तक रहते हैं। ये 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। क्या बनते हैं 1793 में? ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके समय में देखिएगा तो खारदा का युद्ध होता है 1795। कौन सा युद्ध होता है? खारदा का युद्ध होता है 1795 में। और खारदा का युद्ध जो होता है वो मराठा और निजाम के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? मराठा और निजाम के बीच होता है। परिणाम क्या होता है इसका? मराठा इस युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक, उसी तरह देखिएगा इसी के समय में 1793 का चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? 1793 चार्टर एक्ट आता है इसी के समय में, सर जॉन शोर के टाइम में। इसी ने सर जॉन शोर ने क्या किया था? मुगल बादशाह शाह आलम को, किसको? शाह आलम को पुनः अंग्रेजों के संरक्षण में ले लेता है। क्या करता है ये सर जॉन शोर? मुगल बादशाह हुआ करते थे उस टाइम शाह आलम सेकेंड, उसको क्या किया? अंग्रेजों के संरक्षण में फिर से उसको ले लेते हैं। चलते आगे क्या और कौन सा भारत के गवर्नर जनरल है उसके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। अब आता है कि लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली आते हैं और ये आते हैं 1798 से लेकर के 1805 तक रहते हैं। कब रहते हैं? 1798 से 1805 तक रहते हैं। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्या है थे? ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। और इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी का इसे जो है लॉर्ड बेलेजली को जो है लॉर्ड बेलेजली को अंग्रेजी कंपनी का जो है अकबर कहा जाता था। क्या कहा जाता? अकबर, यानी सूर्य बहुत समझदार कहा जाता था, अकबर कहा जाता था। और इसे ही सहायक संधि का भी अपनाता। ये क्या करते हैं? सहायक भारत में आके लॉर्ड बेलेजी क्या कहते हैं? सहायक संधि को अपनाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि पूछे भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो वो डुप्ले होता है जो कि फ्रांसीसी रहता है। लेकिन यहाँ पे कहेगा सबसे ज़्यादा दिन तक अपनाता कौन है, तो ये सहायक संधि सबसे ज़्यादा दिन तक अपनाते हैं लॉर्ड बेलेजली अपनाते हैं। और इस सहायक संधि के तहत होता क्या था? इसके तहत बिना युद्ध किए भारतीय रियासतों को क्या करता था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करते थे। सहायक संधि के तहत क्या होता था? भारतीय राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उसको क्या किया करता था? ये बिना युद्ध किए हुए उसे बहाला फुसला करके वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करते थे। और दूसरा काम क्या करता था? अन्य यूरोपीय शक्ति को कम करना। इसका दूसरा उद्देश्य था कि अन्य यूरोपीय शक्ति जो है भारत में बढ़ रहा है उसको कम करना। जैसे फ्रांसीसी भी रहते थे, जैसे पुर्तगाली भी रहते थे, उसके पावर को कम करना सहायक संधि ये लॉर्ड बेलेजली का काम था और सहायक संधि के अंतर्गत करते थे। सहायक संधि के अंतर्गत देखिएगा इसके तहत क्या करता है? हैदराबाद को, किसको? हैदराबाद को 1798 में, किसको? 1798 में हैदराबाद को क्या करता है? सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। उसी तरह देखिए मैसूर को 1799 में मिला लेता है। उसी तरह देखिए तंजावुर को देखिए उसको 1799 में मिला लेता है। उसी तरह पेशवा को देखिएगा 1802 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। उसी तरह भोंसले को देखिएगा वो 1803 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लेगा। लॉर्ड बेलेजली जो है इसे ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक भी कहा जाता है। लॉर्ड बेलेजली को जो है ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक भी कहा जाता है। तो ये टू द पॉइंट है, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा तभी याद होगा, और बार बार पढ़िएगा तब याद हो जाते हैं। चलते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में। क्या है अगले गवर्नर जनरल का कार्यकाल, उसके बारे में देखते हैं। अब आता है सर जॉर्ज वारले। 1798 से 1798 से लेकर 1805 तक कौन थे? कौन थे? लॉर्ड बेलेजली थे। उसी तरह देखिएगा सर जॉर्ज वारले आता है और ये आते हैं 1805 से लेकर के 1807 तक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये भी क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और यह इसके समय में देखिएगा एक बेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है। एक बेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है और उस सिपाही विद्रोह जो होता है 1806 में होता है। कब होता है? 1806 में हुआ था। कारण क्या था? सामाजिक व धार्मिक कार्यों के एवं भारतीय रीति रिवाजों को ठेस पहुंचा रहा था। कारण क्या था? ये क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही लोग क्या करते थे? भारतीय सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बाधा डालते थे और भारतीय रीति रिवाज जो होते हैं उस पर ठेस पहुंचाने का काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। इसमें क्या होता था? दो तरह के सिपाही, भारतीय सिपाहियों की बात कीजिएगा तो भारतीय सिपाही जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिपाही बन के रहते थे वो दो तरह के थे। एक तो हिंदू हुआ करते थे, हिंदू सिपाही हुआ करते थे, और दूसरा जो है मुस्लिम सिपाही हुआ करते थे। कौन थे? दूसरा मुस्लिम सिपाही हुआ करते थे। हिंदू सिपाही को कहा गया कि आप जो है तिलक नहीं लगा सकते हैं और कानों में कुंडल नहीं पहन सकते हैं। उसी तरह मुस्लिम सिपाही को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा आप दाढ़ी नहीं रख सकते, दाढ़ी रखने से उसको मना कर दिया। अब इन दोनों सिपाहियों को लगा कि ये जो है हमारे धर्म के विरुद्ध जाने को कह रहा है,
इसी कारण जो होता है ये दोनों सिपाही, दोनों धर्म के सिपाही क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में एक विद्रोह छेड़ देता है। उसी को कहा गया था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। और होते कब है, 1806 ईस्वी में होते हैं। चलते हैं सर जॉर्ज वार्ले के बाद देखते हैं कि और कौन आते हैं उसके बारे में देखते हैं। सर जॉर्ज वार्ले के बाद देखिएगा लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो आते हैं, ये 1807 से लेकर 1813 तक भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। ठीक, इसी समय इसके समय ही अमृतसर का संधि होता है। इसी के समय क्या होता है, अमृतसर का संधि होता है। इसी के समय 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। इसी के समय 1809 में क्या होता है, अमृतसर की संधि होता है। और जैसे कि संधि किसके किसके बीच होगा, पंजाब के राजा रंजीत सिंह होंगे और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच होगा। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच होता है। ठीक, लॉर्ड मिंटो के टाइम में एक और काम होता है। इसी के समय में जो 1813 का चार्टर एक्ट भी आता है। क्या आता है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में 1813 का चार्टर एक्ट भी इसी के समय में आता है। चलते आगे, जो और कौन सा बंगाल के गवर्नर जनरल है उसके बारे में जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग देखते जा रहे हैं। तो इसमें एक आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, एक था वारेन हेस्टिंग, तो वो वारेन हेस्टिंग था, वो 1772 से 1785 था। लेकिन ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग है, यानी 1813 से 1823 तक ये रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी रहते हैं। और 1817 से 1818 के बीच में, इन्हीं के बीच में पिंडारियों का दमन हुआ था। यानी पिंडारियों का दमन जो करता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1817 से लेकर के 1818 के समय में ही। और उस टाइम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग रहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में देखिएगा प्रथम अंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है, जो कि 1814 से 1816 के समय में होता है। और ये प्रथम अंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है संगोली के संधि के साथ समाप्त होता है। किस संधि के साथ, संगोली की संधि के साथ समाप्त होता है। अंग्ल कहने का मतलब अंग्रेज होता है, समझ गए। तो अंग्ल और नेपाल यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच होता है। और वो क्या है, संगोली संधि के साथ समाप्त होता है। उसी तरह देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। क्या होता है, तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इसी के कब होता है, 1813 से लेकर के 1818 के बीच में होता है। और ये जो है तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध जो है पूना के संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में देखिएगा 1822 में कॉर्नवालिस संहिता का परिवर्तन कर देता है। जो कॉर्नवालिस संहिता लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके संहिता को परिवर्तन, कुछ चेंजेबिलिटी लाता है। और कलेक्टर को पुनः अधिकार देने का काम करता है। क्या करता है, कलेक्टर का अधिकार छीन लिया गया था, तो उसी तरह क्या करता है, कलेक्टर को क्या करता है, ये लॉर्ड हेस्टिंग पुनः अधिकार देने का काम करता है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में देखिएगा तो एक महत्वपूर्ण काम देखिएगा, 1822 महत्वपूर्ण काम नहीं, ब्रिटिश कंपनियों के थ्रू बहुत महत्वपूर्ण था, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। 1820 में क्या करता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ले आता है। ठीक, किसके टाइम में आता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही आता है। उसी तरह देखिएगा 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था को ले आता है। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही ये आते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। यानी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही आते हैं। अब देखते हैं अब अगला क्या है। अब अगला जो है लॉर्ड एमस्टन होता है। लॉर्ड एमस्टन आते हैं और ये 1823 से लेकर के 1828 तक रहते हैं। कब से रहते हैं, 1823 से लेकर के 1828 तक रहेंगे। ठीक, इसी ने ये भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये भी क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और ये प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जो भारत और बर्मा देखिएगा सटा हुआ है, जिसको म्यांमार वर्तमान में कहते हैं। तो प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से लेकर के 1826 के बीच। कब होता है, 1826 के बीच में होता है। ठीक, और ये जो युद्ध होता है यदाबू के संधि के साथ खत्म होता है। कौन सा संधि होता है, यदाबू के संधि के साथ खत्म होता है। इसी के समय में देखिएगा, इसी के समय में एक विद्रोह भी होता है। लॉर्ड एमस्टन के टाइम में एक विद्रोह भी होता है। उस विद्रोह का नाम था बैरकपुर का सिपाही विद्रोह होता है। कब होता है, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह होता है। और ये होता है 1824 में। एक हुआ था बेल्लोर विद्रोह, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था। एक होता है सिपाही विद्रोह, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह, जो कि 1824 में होता है। और इसमें देखिएगा 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाही क्या करते हैं, इस विद्रोह को शुरू करते हैं। और इसमें क्या किया जाता था, युद्ध शुरू होने का कारण क्या था कि सैनिकों को समुद्र पार जाने को कहा था। समुद्र पार कहने का मतलब है, इसको जो है कहा जाता था कि भारत में तो युद्ध कर ही रहे हो, काम पड़ेगा तुमको तो विदेश भी ले जाया जाएगा, वहाँ पे युद्ध करवाया जाएगा, तुमसे काम लिया जाएगा। तो इसके कारण ही ये विद्रोह भी होता है। इसी तरह देखिए लॉर्ड एमस्टन के टाइम में देखिएगा भरतपुर पर विजय प्राप्त करता है। 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, भरतपुर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लॉर्ड एमस्टन के बाद देखते हैं हम लोग
लॉर्ड एम्स्टन के बाद देखते हैं हम लोग कौन है। अब आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन आते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। ये 1828 से लेकर के 18 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे। अब क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का दो बार काम देखिएगा। एक रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक जो रहता है, ये जो रहता है बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे 1833 तक, सॉरी 1833 तक। कब रहते हैं? 1833 तक रहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे। और इसके बाद देखिएगा 1835 से लेकर के 1835 से लेकर के 1833 से लेकर के 1835 तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। इसी तरह पहले देखते कि जब वह बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे तब उसका काम क्या था, क्या काम किया करता था। जब 1833 और ये 1823 से 1833 के समय है, इसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कौन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आंसर होगा उसका। ठीक, तो सती प्रथा क्या करता है? गैर कानूनी घोषित करता है। और घोषित जो करता है सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1829 के तहत एक अधिनियम लाता है 1829 में, सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम आता है, उसके तहत इसको क्या करता है? बैन कर दिया जाता है सती प्रथा को। गैर कानून कन्या हत्या पे क्या करता है? उसको प्रतिबंध लगा देता है। महिला वो बच्चों का हत्या कर दिया जाता था, तो उसको क्या किया? प्रतिबंध लगाता है। भारत में दास प्रथा को भी समाप्त किया जाता है, दास प्रथा को भी समाप्त करता है। भारत में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया जाता है। किसके टाइम में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। नरबली प्रथा यानी मनुष्यों का भी बलि दिया जाता था। नरबली प्रथा पर रोक लगाया जाता है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव होता है, जैसे कि देखिएगा सरकारी सेवाएं होते हैं, सरकारी सेवाओं में भी भेदभाव हुआ करते थे, उसका क्या करते हैं? अंत कर देता है। ये सब काम कौन करते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका कार्यकाल है। अगला देखते हैं, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल से 1833 के गवर्नर एक्ट से क्या करता है? उसको भारत के गवर्नर जनरल बना देता है। तब का क्या क्या काम किया है उसके बारे में देखते हैं। ये टाइम होता है 1833 से लेकर के 1835 तक। इससे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या किया जाता है? भारत के गवर्नर जनरल के पद को बना दिया जाता है। इसको क्या किया? 1833 के चार्टर एक्ट लाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल पद थे इसका पहले, और उसको चेंज करके क्या कर दिया? भारत के गवर्नर जनरल कर देता है। इसी के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, और इसी के टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी आए थे। और ये लॉर्ड मैकाले पहला लॉ एक्सपर्ट बन के आते हैं। क्या आते हैं? ये लॉर्ड मैकाले जो है पहला लॉ एक्सपर्ट बन के आते हैं, यानी विधि आयोग बन के आए थे। पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला विधि आयोग कौन था? तो विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। और किसके टाइम में आया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में एक और घटना हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं अंग प्राच्य विवाद योजना। अंग प्राच्य विवाद योजना के तहत क्या किया था? इसके तहत कहा जाता था कि भारतीयों को, जो भारतीय है उसको किस माध्यम में शिक्षा दी जाए, इस पे चर्चा करने को कहा था। इसी कारण ये विवाद हो गए थे। और इसके तहत देखिएगा 3 तरह के शिक्षा दिए जाते हैं, 3 तरह के शिक्षा की बात शुरुआत होते हैं: प्राच्य शिक्षा, प्राचीन शिक्षा और स्थानीय शिक्षा। एक होता है प्राच्य शिक्षा, प्राचीन शिक्षा और स्थानीय शिक्षा होता है। तो 3 तरह की शिक्षा की बात करता है, जिसमें देखिएगा पाश्चात्य शिक्षा दिया जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों का शिक्षा दिया जाएगा, और वो इंग्लिश मीडियम में देने के बात करता है। और करते कौन है? लॉर्ड मैकाले करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। और इस वीडियो में देखिए कि छोटा इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि ये जो है ना बोरिंग सब टॉपिक हो जाता है। और इसमें यदि ये इसको आज पढ़े हैं और आज इसको रिविज़न कर लीजिएगा, क्या होता है? ये याद हो जाते हैं। ठीक, तो इसको ज़्यादा करके नहीं पढ़ना है। 2 से 3 वीडियो बनेगा, इसका बन जाएगा 15 से 20 मिनट का, बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रहेंगे, और मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में हम लोग। तब तक क्या कीजिए, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग भी काम करते हैं, और आपके लिए आपका सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेट मिलता है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके बाद उसको लाइक शेयर भी कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे पता चलता है कि आप जो है जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ लिखने के लिए भी बोलेगा, तो क्या लिख सकते हैं। तो कमेंट से पता चलता है कि आप कमेंट कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, नमस्कार।